हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम यूज करते थे जब हमारे ओवरहेड्स हमारी टोटल कॉस्ट का लार्ज प्रोपोर्शन होते थे, तो हम अपनी ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते थे, राइट। अब आते हैं टारगेट कॉस्टिंग पे। टारगेट कॉस्टिंग में हम ये पढ़ेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग यूज किस सिनेरियो में होती है, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और हम चाहते हैं कि हमारे प्राइसेस हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस के साथ हों या फिर हमारे प्राइसेस उससे कम हो, ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। इन दैट केस हम टारगेट कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, हम ये देखेंगे कि हम टारगेट कॉस्टिंग को अपने कॉस्टिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग में अब एक तो होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? किसी भी चीज़ का प्राइस सेट करने की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है कि पहले आप देखोगे उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, राइट। आप अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करोगे, उसके बाद हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, राइट। जैसे कि लेट्स से आपकी कॉस्ट $100 है किसी एक प्रोडक्ट की। आपने कहा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए $20 का, तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 120, राइट। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है सेलिंग प्राइस सेट करने की, राइट। तो आपने कॉस्ट देखी, आपने प्रॉफिट परसेंटेज जो आपको चाहिए, प्रॉफिट जो चाहिए आपको एक प्रोडक्ट पे वो देखा, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ये होती है एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम आते हैं हम टारगेट कॉस्टिंग में क्या करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में अभी हमने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस या तो कॉम्पिटिटर के प्राइस के जितना हो या फिर उससे कम हो, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली वहां पर यूज की जाती है जहां पर एक कंपेटिटिव मार्केट है और आपको अपनी कॉस्ट अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि एक टारगेट सेलिंग प्राइस हो आपका, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा करो। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम उल्टा अप्रोच लेके चलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंटेज, फिर सेलिंग प्राइस, राइट। टारगेट कॉस्टिंग में हम सबसे पहले टारगेट सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि हमको टारगेट सेलिंग प्राइस क्या रखना है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्कअप कितना है, कि हम अब चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो उस पर, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास एक आती है टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट यानी कि इतनी कॉस्ट पर प्रोडक्ट होनी चाहिए, इस कॉस्ट के अंडर हमें हमारा प्रोडक्ट बनाना है। ये कॉस्ट है जो हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट बनाने में आए, इससे ज़्यादा कॉस्ट ना आए। अगर इससे ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो या तो हमें अपना प्रॉफिट मार्कअप, प्रॉफिट परसेंटेज कम करनी पड़ेगी या फिर सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। जो कि दोनों में बिजनेस का फायदा नहीं है, राइट। पढ़ते हैं तो under traditional approaches to pricing, business calculates the cost of manufacturing and selling a product, then adds markup to give the profit element. These methods are known as cost plus pricing. Cost plus pricing यानी कि पहले आप कॉस्ट निकालते हो, फिर आप देखते हो आपको प्रॉफिट मार्कअप कितना चाहिए, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। अब मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टेक्निक इज कि हम यहाँ पर बिजनेस की कॉस्ट के हिसाब से तो सेलिंग प्राइस सेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कस्टमर्स को ही बेचना। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा सेट कर रहे हो, तो मे बी आपका कंज्यूमर उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ना रेडी हो, और मे बी आपके कॉम्पिटिटर्स उससे भी कम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट। तो मेजर क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं, जैसे कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो आप ज़्यादा प्राइस सेट करो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आपको कम प्राइस सेट करना पड़ेगा, राइट, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सेम इज विद द कॉम्पिटिटर्स। अगर आपकी सेम प्रोडक्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं, तो आप अगर ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे उसको तो कोई भी खरीदने नहीं आएगा, राइट। तो हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ बिजनेस की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच, राइट। So they are therefore unlikely to maximize the profits that a business will generate, ठीक है। तो इससे बिजनेस क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो अपने ध्यान में रख नहीं देना, वो सिर्फ अपने बिजनेस की कॉस्ट देख रहे हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उनको कंज्यूमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर्स, डिमांड, सब चीज़ों को देखने की जरूरत है, राइट, कि वो कस्टमर्स को बेसिकली अट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसलिए फिर हम आते हैं टारगेट कॉस्टिंग पे।
Target costing involves setting a target cost by subtracting desired profit margin from a target selling price. वही चीज हमने देखी कि सबसे पहले हम टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करेंगे कि हमें अपना सेलिंग प्राइस क्या रखना है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉफिट मार्कअप कितना है, कि हमें अब प्रॉफिट कितना अर्न करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। टारगेट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्कअप माइनस करेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे, एक टारगेट कॉस्ट आएगी हमारे पास। टारगेट कॉस्ट यानी कि एक टारगेट मिलेगा कि इतनी कॉस्ट आप इनकर कर सकते हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगेन टारगेट कॉस्ट इज अ कॉस्ट एट विच अ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द टारगेट सेलिंग प्राइस। Now, when a product is first planned, its estimated cost will often be higher than the target cost. ये आपकी टारगेट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन आप कुछ कॉस्ट बजट भी तो करोगे। बजट यानी कि जब आप ये देखोगे कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आएगा, तो हमें कॉस्ट बजट करेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आ सकती है। टारगेट कॉस्ट का मतलब है कि आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, बजट कॉस्ट का मतलब कि हमारी कितनी कॉस्ट होगी एज पर माई रॉ मटेरियल एंड माई लेबर, और जो भी आपको कॉस्ट लगेगी उसको बनाने में, ठीक है। तो टारगेट कॉस्ट है कि जिस कॉस्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट बनाना है। बजटेड कॉस्ट वो होती है जो खर्चा हो सकता है। तो ऑब्वियसली बजटेड कॉस्ट हमारी यूजुअली हाई होती है, ठीक है, यूजुअली हाई होती है टारगेट कॉस्ट से। सो द एम ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इज देन टू फाइंड द वेज ताकि हम टारगेट कॉस्ट और बजट कॉस्ट के बीच का जो गैप है, इसको हम कॉस्ट गैप भी बोलते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकें। इन दोनों के डिफरेंस को हम कॉस्ट गैप बोलते हैं, और बिजनेस चाहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके इनका गैप रिड्यूस हो सके, ताकि हम अपने टारगेट सेलिंग प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकें और हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट भी ले सकें, ठीक है। अब इन अ मॉडर्न एनवायरनमेंट विद शॉर्टनिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब आजकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी मार्केट में एंटर होते हैं और बहुत ही जल्दी उनका फैशन या ट्रेंड खत्म हो जाता है, राइट। क्योंकि कोई और नया ट्रेंडी प्रोडक्ट आ जाता है, कोई और प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट रीडिजाइन देयर प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैव बिकम मच शॉर्टर। द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट इज क्रिटिकल टू एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटी हो रही है, वैसे वैसे तो प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन स्टेज यानी कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है जहाँ पर आप प्लान करते हो कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसको डिज़ाइन कैसे करोगे, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट बनता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी कॉस्ट हम इनकर करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। कि हमको देखो, डेवलपमेंट स्टेज में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है, राइट। हमें प्रोडक्ट बनाना कैसे है, उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वही सेम एलिमेंट्स यूज होंगे और वो हर बार यूज होंगे, राइट। तो एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा होगा ये चीज़ हम डेवलपमेंट स्टेज पे ही डिसाइड करें, राइट। इसीलिए डेवलपमेंट स्टेज, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन स्टेज हमारे प्रोडक्ट के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ठीक है। बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड एट द स्टेज। यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, यहीं पे हम कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं रादर देन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में तो हमने एक सिस्टम सेट कर दिया, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, राइट। वहाँ पे आप खर्चा कम नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉस्ट कम नहीं कर सकते। कॉस्ट कम होगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज एंड डिज़ाइन स्टेज, जहाँ पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स डलेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल डलेगा, उसका कितना खर्चा होगा। तो दैट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। अब फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है? फंक्शनल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड एट द डिजाइन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड टारगेट कॉस्ट फॉर ईच फंक्शन कैन बी सेट। फंक्शन एनालिसिस मतलब अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक प्रोडक्ट है, इसमें आप कम से कम 5 से 6 फंक्शंस दे रहे हो नए, ठीक है। तो फंक्शन एनालिसिस मतलब आप अपने प्रोडक्ट के सारे फंक्शंस को एनालाइज करोगे एंड आप ये देखोगे कि कौन सा फंक्शन कंज्यूमर को चाहिए और कौन सा फंक्शन कंज्यूमर को नहीं चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी ब्रांड कोई भी नया फ़ोन या कोई भी नया टेक्नोलॉजी लेके आता है,
ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं होते, हम लोग यूज भी नहीं करते हैं उसको, राइट। तो फंक्शनल एनालिसिस में बिजनेस क्या करते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि कौन से फंक्शन कंज्यूमर यूज करेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो उनके लिए जरूरी ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं उस प्रोडक्ट में। तो जो फंक्शंस नेसेसरी नहीं होते उनको हटा सकते हैं हम, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, ताकि हमारी ये कॉस्ट कैप कम हो सके, ठीक है। This is a method of reducing a cost gap. ठीक है, so achieving a target cost will usually require some redesigning of the product and the removal of unnecessary cost using function analysis. Now, target costing therefore encourages business to examine its process and cost carefully during this development and design stage and via function analysis also. Now let's move forward. ड्राइविंग अ टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट कैसे लेके आते हैं, अभी हमने पढ़ा। देखो ट्रेडिशनली क्या होता है, पहला स्टेप होता है हम कॉस्ट देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना हुआ। सेकंड स्टेप हम ये देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है। अपनी कॉस्ट और मार्कअप को ऐड करके हमारा सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है टारगेट सेलिंग प्राइस देखना, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हम ये देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है। और थर्ड फिर आप अपनी टारगेट कॉस्ट निकालते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि एक जगह पे हमें मार्जिन दिया हुआ है, एक जगह पे हमें मार्कअप दिया हुआ है। मार्जिन इज profit as a percentage of selling price. Markup profit as a percentage of कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली जब हम मार्जिन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज प्रॉफिट लेना चाहते हैं, एंड जब हम मार्कअप देखते हैं हम ये देखते हैं कि हम कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, इम्प्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग। हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेट सेल्स वैल्यू कितनी है, कि हम हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मतलब वो प्रोडक्ट है क्या, और हम कितनी यूनिट्स उसकी बेच सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। अब ये सब कैसे पता चलेगा, मार्केट रिसर्च, एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च करके आपको ये सब पता चल जाएगा कि कितनी सेल्स वॉल्यूम आपकी हो सकती है। सेट अ टारगेट सेलिंग प्राइस, उसके बाद हम एक टारगेट सेलिंग प्राइस करेंगे एट विच द कंपनी विल बी एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड मार्केट शेयर और डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम। हम एक ऐसा सेलिंग प्राइस सेट करेंगे जिससे कंपनी अपनी एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम बेच पाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एक डिजायर्ड प्रॉफिट सेट करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन सेट करेंगे जो हम चाहते हैं हम अचीव करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट लगेगी ना, तो आपकी एक डिजायर्ड रिटर्न होगा कि हमें एटलीस्ट इतना रिटर्न तो मिले अपने प्रोडक्ट को बना के बेचने में, राइट। उसके बाद हम निकालेंगे टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट कैसे आती है, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, हमारी आ जाएगी टारगेट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये देखेंगे कि हमारा बजटेड कॉस्ट कितना है। हम एक एस्टिमेट बनाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट अभी आ रहा है, ठीक है, बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। So prepare an estimated cost for the product based on the product specification and current cost levels. ये current cost level के हिसाब से अभी estimate करेंगे तो कितना खर्चा होगा हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसको हम बजटेड कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप क्या होता है, आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट और बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। कॉस्ट कैप मतलब कि आपका बजटेड कॉस्ट कितना ज्यादा है आपकी टारगेट कॉस्ट से, ठीक है। उसके बाद हम
कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे हम इस कॉस्ट कैप को कितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स। उसके लिए हमने दो मेथड पढ़े अभी। एक मेथड था कि हम ड्यूरिंग डिजाइनिंग स्टेज में ही देख लेंगे कि हमारी कॉस्ट कहाँ कम हो सकती है, ठीक है, बेस्ड अपॉन कि आप अपनी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। सो एम टू डिजाइन आउट कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट्स। फंक्शनल एनालिसिस हमारा एक अगेन मेथड है जिससे हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितने फीचर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं और उसमें से कितने फंक्शंस कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है, जो नहीं है उसको हटा के हम अपनी कॉस्ट कम कर देंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन 1। अब इलस्ट्रेशन 1 में ये बोल रहे हैं great games manufacturer of computer games is in the process of introducing a new game to the market and has undertaken market research to find out about consumer views on the value of a product as well as to obtain a comparison with competitors' product. The result of this research have been used to establish a target selling price of 60. तो हमारा target selling price है 60. This is a price that the company thinks it will have to sell the product at to achieve the required sales volume, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $60. Cost estimates have been prepared based upon the proposed production specification. ये हमारे कॉस्ट की एस्टिमेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। The target profit margin for the game is 30%. तो हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे 30%। मार्जिन हमने अभी पढ़ा था क्या था, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। 30% ऑफ 60 इज गोइंग टू बी सो 30% ऑफ 60 इज गोइंग टू बी 18, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी आई, टारगेट कॉस्ट आएगी आपकी 60 माइनस 18 42, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, हमारी बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट में पूछा है कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट ऑफ द न्यू गेम एंड द टारगेट कॉस्ट कैप। तो टारगेट कॉस्ट तो हमारी आ गई 42। अब हम कॉस्ट कैप निकालने के लिए सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम देखेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल लेते हैं। इट्स 3.21 प्लस 24.03 plus 1.12 plus 0.23 plus 4.6 33.19 ये आ रही है। अब आते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई 8.15 3.25 1.3 टोटल हुई 12.7 plus 33.19 is going to be 45.89। मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट हुई 45.89 एंड मेरी टारगेट कॉस्ट हुई 42। तो यहाँ पर कॉस्ट कैप कितना हुआ आपका, कॉस्ट कैप इज 3.89। Alright, now let's move forward. Same, target selling price is 60, profit margin is 18, 42 and 45.89 and our cost cap is 3.89. So great games will therefore have to investigate ways to reduce this cost cap of 3.89 from the current estimated cost. Estimated cost को कम करना पड़ेगा हमको by 3.89 ताकि हमारी टारगेट कॉस्ट जितनी हो जाए वो। तो मेन पर्पस क्या है एक बिजनेस का कि वो अपनी टारगेट कॉस्ट को अपनी बजटेड कॉस्ट के साथ इक्वल कर सकें, या अपने बजटेड कॉस्ट को अपनी टारगेट कॉस्ट जितना ले आए, अपने टारगेट कॉस्ट जितना कम कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट इज
क्लोजिंग अ टारगेट कॉस्ट गैप, व्हाट आर द वेज जिससे हम अपना कॉस्ट गैप कम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर बोला है हमें कि इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस विल नॉट क्लोज द कॉस्ट गैप, क्योंकि हम टारगेट कॉस्टिंग का मेन पर्पस ही क्या है कि हम एक टारगेट सेलिंग प्राइस रख सकें, राइट। क्योंकि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारी ऑब्जेक्टिव जो हम जितनी सेल्स करना चाहते हैं, जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो तो मिलेगा ही नहीं हमें, राइट। तो इंक्रीजिंग द सेल्स प्राइस विल नॉट रिजल्ट टू डिक्रीज इन कॉस्ट गैप। उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जो है वैल्यू एनालिसिस। A value analysis involves examining the factors which affect the cost of a product or service so as to devise ways of achieving the intended purpose most economically at the required standard of quality and reliability। मतलब क्या इसका वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे फैक्टर को एग्जामिन करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि हम उस पर्टिकुलर फैक्टर की कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे बाय प्रोवाइडिंग सेम क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। की क्वालिटी जो हम प्रोडक्ट की दे रहे हैं वो सेम हो, ठीक है, लेकिन हम उस फंक्शन की कॉस्ट कम कर सकें फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, क्या चीपर रॉ मटेरियल सेम क्वालिटी में अवेलेबल है, क्या हम अपनी लेबर की कॉस्ट थोड़ी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तरीके हैं जो हमारे वैल्यू एनालिसिस में काम आएंगे। तो वैल्यू एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट के या सर्विस की ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से सेम क्वालिटी प्रोवाइड करते हुए उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू कैन बी व्यूड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि कॉस्ट वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम, एक्सचेंज वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, यूज वैल्यू यानी कि जो आप बेसिकली एक कंज्यूमर उसको यूज करके उसकी वैल्यू जनरेट करता है, एंड स्टीम वैल्यू मतलब कोई प्रोडक्ट को यूज करके कुछ लोगों को प्रेस्टीज फील होती है या फिर उनको लगता है उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया, राइट, तो उसको स्टीम वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्पोर्ट कार के ब्रांड्स हैं, राइट, उनको यूज करके उन कार्स को खरीद के लोगों की स्टीम वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी स्टीम वैल्यू होती है, उनकी सोशल स्टेटस बेसिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैल्यू एनालिसिस में अब हम क्या करते हैं, वी सीक टू रिफाइन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट, सो द कॉस्ट वैल्यू इज वन एस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड। हम देखते हैं कि क्या इसका डिजाइन को चेंज करके सेम वैल्यू सेम क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रोवाइड की जा सकती है कंज्यूमर को, एंड टू प्रोवाइड द सेम यूज वैल्यू, सेम चीज यूज वैल्यू मतलब कि कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को यूज करके जो भी उसका बेनिफिट डिराइव करेगा वो चीज सेम होनी चाहिए एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। दोबारा देखते हैं एक बार, हमारे पास 4 टाइप की कॉस्ट बताई उन्होंने, ठीक है, 4 टाइप की हमारे पास 4 टाइप की वैल्यू बताई उन्होंने, ठीक है। पहली थी कॉस्ट वैल्यू मतलब कि आप कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, राइट। एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि उसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे, उसकी सेलिंग वैल्यू बेसिकली, ठीक है। यूज वैल्यू मतलब कि कंज्यूमर जब उसको कंज्यूम करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करेंगे तो वो कितना बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं उससे, ठीक है। एंड एस्टीम वैल्यू मतलब कि वो पर्टिकुलरली अगर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उससे उनका सोशल स्टेटस कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उससे उनकी सोसाइटी में रैंकिंग कितनी बढ़ रही है, उसको एस्टीम वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हम एक प्रोडक्ट का डिजाइन को रिफाइन कैसे करें ताकि हम उसकी कॉस्ट वैल्यू कम कर सकें बट यूज वैल्यू सेम रखें, कि हम कॉस्ट वैल्यू उसकी कम कर सकें, कि उसका खर्चा कम कर सकें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें, ठीक है, लेकिन हम कंज्यूमर को सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। कॉस्ट वैल्यू हम कम करना चाहते हैं बट हमारी यूज वैल्यू जो कंज्यूमर के लिए वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट वैल्यू एनालिसिस इज अबाउट। सो वैल्यू एनालिसिस आल्सो अटेम्प्ट्स टू मेंटेन और एनहांस स्टीम वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो हम चाहेंगे कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोडक्ट से वो तो सेम रहे, उसकी यूज वैल्यू एंड स्टीम वैल्यू तो सेम रहे, लेकिन हम कॉस्ट वैल्यू उसकी कम करते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि सेलिंग प्राइस हम चेंज नहीं कर सकते तो हम एक्सचेंज वैल्यूज की सेम रखेंगे, ठीक है। नाउ द एम इज टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू एनालिसिस का बेसिक एम ये है कि आप कॉस्ट वैल्यू कम कर सको, बाकी सब चीजें सेम रहनी चाहिए। मैनेजमेंट can set benchmarks for improvement towards target cost by improving production technologies and process.
वेरियस टेक्निक्स कैन बी एम्प्लॉयड। वो टेक्निक्स क्या हो सकती है? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बनाने में उसको कम कर दो। जितना रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल को कम करो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1.5 kg रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, आप देखो क्या ये प्रोडक्ट 1 kg में बन सकता है? ठीक है, चीपर स्टाफ, यूज चीपर स्टाफ, आपके लेबर का खर्चा कम हो जाएगा। यूज स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स वेयर पॉसिबल, ताकि अगर आप कोई यूनिक कंपोनेंट यूज करें तो आप ये देखो कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट से बन सकता है। एक्वायरिंग न्यू मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे विदाउट लेबर के, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होगा, लेकिन अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो कॉस्ट पर यूनिट पे बहुत कम आएगा। ठीक है, ट्रेनिंग स्टाफ इन मोर एफिशिएंट टेक्निक्स। अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे कम टाइम में। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट फिर हमारी कम हो रही है। कटिंग आउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को कट आउट कर दो जो हमारे प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर रही है। ठीक है, एंड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, मे बी डिफरेंट मटेरियल जो थोड़ा सस्ता है उसको आप यूज करके देख सकते हो। ठीक है, दैट कैन बी एनी रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा बेसिक काम है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, हमारी बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। जो हम कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम रहे, जो हम उनको एक्सचेंज वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम रहे, एक्सचेंज वैल्यू भी हमारी सेम रहे, सिर्फ कॉस्ट वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, सो एक्टिविटी एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ हाउ मच इज बीइंग स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी कि पर्टिकुलर प्रोसेस जो हम बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं। हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था कि हर पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है ओवरहेड्स में, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी सेटअप कॉस्ट है, ठीक है, तो वो किससे? प्रोडक्शन सेटअप से। प्रोडक्शन सेटअप मेरी एक एक्टिविटी है, राइट। तो हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू however the most effective time to eliminate unnecessary cost and reduce expected cost to the target cost level is during the product design and development phase, क्योंकि उसी टाइम पे हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट कर रहे होते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे तो क्या होगा, प्रोडक्शन के टाइम पे तो आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। नॉर्मल जो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करते हैं वो किस स्टेज पे करते हैं? डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे। जो आपने डिजाइन डाल दिया, जो आपने बोल दिया कि हम इस पर्टिकुलर डिजाइन में अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ये पर्टिकुलर एलिमेंट यूज करेंगे, तो उसी हिसाब से आपका खर्चा होगा ना। ठीक है, तो मोस्टली ये वैल्यू एनालिसिस होना चाहिए ड्यूरिंग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट स्टेज। मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 1, एग्जाम फोकस पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। एग्जाम फोकस पॉइंट में ये लोग कह रहे हैं, द सिलेबस स्टेट्स दैट यू मस्ट बी एबल टू सजेस्ट हाउ टू क्लोज द टारगेट कॉस्ट गैप, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द लिस्ट अबव एंड कैन अप्लाई इट टू अ सिनेरियो इन आउट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि हम टारगेट कॉस्ट गैप को रिड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए हम जो भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी तक हमने वैल्यू एनालिसिस पढ़ा और उसको पढ़ा कि वैल्यू एनालिसिस में क्या टेक्निक्स हो सकती हैं हमारी। ठीक है, as all of them have been listed above, ये कि हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम कर सकते हैं, चीपर स्टाफ यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं टू मेक द मोर प्रोडक्टिव। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो आपके प्रोडक्शन में, जो आपके प्रोडक्ट को कोई एनहांस नहीं कर रही है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ा रही, तो वो एक्टिविटीज हटा दो। और डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटी मतलब फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को बनाते टाइम। ठीक है, उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं बेसिकली, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1 पे। वो कह रहे हैं, हाउसेट कंपनी प्रोड्यूसेस रैबिट hutches. It is about to launch a new top of range hutch. While it believes it can be sold for 125, target selling price 125 है हमारा मार्जिन है 25%, टारगेट प्रॉफिट हुआ 25% ऑफ 125। कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारी रिक्वायरमेंट देखो, जब भी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ना, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है।
तभी हम देख पाएंगे ना कि हमें आंसर क्या चीज करनी है, राइट। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट ऑफ रैबिट हच। टारगेट कॉस्ट के लिए हमारे पास टारगेट सेलिंग प्राइस है 125, टारगेट सेलिंग प्राइस 125, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हमको गिवन है यहाँ पे 25%। अगेन प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो टारगेट प्रॉफिट is 25% of selling price, so 125 into 25% is 31.25, माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। टारगेट कॉस्ट यहाँ पर है मेरी 93.75, लिख देते हैं 93.75, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू मेक द हच। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखते हैं। टिम्बर, तो यहाँ पर हम अब ये बता रहे हैं कि हम कंपोनेंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से कॉस्ट है हमारे पास। द हच नीड्स 10 meters of good quality plant timber. Howsit company can acquire it at a cost of $48. ओके, तो $48 हमारी टिम्बर की कॉस्ट हो गई, टिम्बर की कॉस्ट हो गई $48, ठीक है। फेल्ट roofing material, felt roofing material 2 meter square are required and roofing material are cost 17.5 meter square. So 1 meter square 17.5 है, 2 meter square हो गए हमारे 55 के। तो roofing material हुआ 55। उसके बाद है हमारे पास वायर, वायर चाहिए 1 meter ऑफ वायर इज नीडेड एट द कॉस्ट ऑफ 1.5 पर मीटर। 1 ही मीटर चाहिए तो 1.5 हो गया। उसके बाद आता है लेबर, लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ 7 per hour, द हच विल टेक 2 hours टू कंस्ट्रक्ट, तो 2 आवर के लिए $14। फिर आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, दीज विल बी इंकर्ड एट द रेट ऑफ 1.5 पर लेबर आवर, 2 लेबर आवर यूज हो रहे हैं तो हो गया $3। $3। अब देखते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट हुई हमारी 48 plus 35 plus 1.5 plus 14 plus 3 101.5 101.5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फॉर हाउसिट कंपनी टू क्लोज द कॉस्ट गैप, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस। Alright, so let's come on to question 3. अब question 3 में ये लोग कह रहे हैं which two of the following options would be the most appropriate strategies for housing company to close the cost gap. सबसे पहले make the hutch smaller. अब पहली चीज हमने देखते हैं कि हच होता क्या है। हच एक बेसिकली वुडन बॉक्स होता है, ठीक है, जहाँ पर आप अपने एनिमल्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये सब वुड का होगा, ठीक है। ये इसकी विंडो है जो कि वायर से बनी होगी, ठीक है। ये भी वुड होगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि पहला आप हद स्मॉल कर दो, अगर हम हद स्मॉल कर देंगे तो हमारे कंपोनेंट्स यूज कम होंगे, कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। सेकंड, रेज द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है नहीं, अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी तो आप अपनी एस्टिमेटेड वॉल्यूम नहीं बेच पाओगे, राइट। तो जब टारगेट कॉस्टिंग इसी प्रोसेस पे बनी है कि हम एक टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम एक टारगेट कॉस्ट रखेंगे। तो अगर आपने सेलिंग प्राइस ही चेंज कर दिया दैट मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हो पाएगा। सेलिंग प्राइस रेज करना इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। फिर आते हैं मेक द विंडो बिगर। वो कह रहे हैं कि विंडो को आप बड़ा बना दो, कैसे, ठीक है। अगर हम विंडो को बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, हमारी वायर ज्यादा यूज होगी और हमारी वुड कम यूज होगी, ठीक है। ये विंडो हुई। अब आप जो जहाँ पे सारी वायर विंडो यूज कर रहे थे वहां पर वुड कम हो गई
और विंडो बड़ी हो गई, तो विंडो में क्या होगा, वायर हमारी इंक्रीज हो जाएगी, वुड कम हो जाएगी, राइट। इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वायर एंड रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वुड, मतलब टिम्बर का यूज कम हो जाएगा, वायर का यूज बढ़ जाएगा। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वायर वैसे भी हमारी सस्ती है, अगर वायर को बढ़ा भी दो तो भी वो इतना कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा जितना कॉस्ट हमारी टिम्बर की कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो राइट स्ट्रैटेजी। फिर यूज स्किल लेबर फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूज लोअर स्किल लेबर फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड लास्ट है यूज लोअर क्वालिटी टिम्बर टू मेक दी हच। इन दोनों से क्या होगा, ये मेरी यूजर वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, ठीक, क्योंकि मेरी जो हज बन रही है उसकी प्रोडक्ट वैल्यू कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमने लो स्किल लेबर यूज किया और लो क्वालिटी टिम्बर यूज किया, राइट। टिम्बर हमारा मेन एलिमेंट है, साथ के साथ लेबर भी हमारा मेन एलिमेंट है, राइट। तो अगर हम इन दोनों में से किसी को भी कम करेंगे तो मेरी यूजर वैल्यू, मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू क्वालिटी में फर्क आएगा, राइट। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा मेक द हट स्मॉलर एंड मेक द विंडो बिगर बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वायर एंड रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वुड। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बातें इम्प्लीकेशंस में कि टारगेट कॉस्टिंग टर्न्स द ट्रेडिशनल कॉस्ट प्लस अप्रोच टू प्राइसिंग ऑन इट्स हेड, मेकिंग प्राइसिंग द फर्स्ट कंसिडरेशन, कि हम प्राइसिंग को पहली कंसिडरेशन देते हैं फिर हम कॉस्ट निकालते हैं, राइट। कॉस्ट कंट्रोल इज प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारी कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट को ऑब्वियसली यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सके ताकि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी टारगेट कॉस्ट के साथ आ जाए, राइट, टारगेट कॉस्ट के इक्वल हो जाए, और जितनी ज़्यादा उसके क्लोज हो उतना बेटर है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम कब देखते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, उसका डिज़ाइन देख रहे होते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, नॉट मेनली एज एन एक्टिविटी विच हैपन्स अलोंगसाइड द प्रोडक्शन। तो ये होता है हमारा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड प्लानिंग स्टेज, प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ में। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विल देयरफॉर फोकस ऑन टू थिंग्स। जब हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होंगे, पहली चीज इंश्योरिंग सेल्स टारगेट आर मेट एज वेल एज फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव द प्रोसेस टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमें दो चीज़ें देखनी है, पहली कि हमने जो टारगेट सेलिंग प्राइस रखा है, एक टारगेट मार्केट शेयर या एक टारगेट सेल्स वॉल्यूम अचीव करने के लिए, क्या वो मीट कर रहा है। दूसरा, ऐसे वेज फाइंड करना जिससे हम अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें ताकि हम अपनी टारगेट कॉस्ट तक पहुंच सकें, अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक लेके आ सकें, ठीक है। अब आते हैं, ये बात थी जब हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, जब हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, ठीक है। अगर हम सेम बात करें टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्री, तो पहली चीज की सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज अलग होती हैं प्रोडक्ट से, तो उस सिनारियो में हम टारगेट कॉस्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच इज अ सेंसिबल बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। दोनों में यूज हो सकती है, प्रोडक्शन में भी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में भी और सर्विस इंडस्ट्री में भी, ठीक है। क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग का काम क्या है कि हम अपनी बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, हम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेट करके डिजायर्ड प्रॉफिट सेट कर सेलिंग प्राइस सेट करके डिजायर्ड प्रॉफिट सेट करें, उसके बाद हम एक टारगेट कॉस्ट निकालें और अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को उस टारगेट कॉस्ट के इक्वल लेके आए, राइट, रिगार्डलेस अब कोई भी बिजनेस टाइप हो। So, however, due to the nature of service industry, this process is more difficult in these industries क्योंकि services की characteristics different होती हैं हमारे product से। जैसे कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब जैसे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है वैसे वैसे आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे जिस टाइम पे सर्विस परफॉर्म हो रही है उस टाइम पे आप कंज्यूम करो। फॉर एग्जांपल, अब ट्यूटरिंग इज अ सर्विस, ठीक है, जिस टाइम पे ट्यूटर इस सर्विस को परफॉर्म कर रहा है, जिस टाइम पे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उस टाइम पे पढ़ भी तो रहे हो ना, उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अनदर इज लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स जिस टाइम पे अपनी एडवाइस दे रहे हैं उस टाइम पे वो एडवाइस सुन भी तो रहा है ना कंज्यूमर। तो बेसिकली साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस भी होती है, कंज्यूम भी होती है। प्रोडक्ट्स का क्या होता है, प्रोड्यूस पहले होते हैं, कंज्यूम बाद में होते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनिटी मतलब ये लोग हर बार डिफरेंट होती है, सर्विस हर बार डिफरेंट होती है, मतलब अब सर्विस कौन परफॉर्म करता है, लेबर परफॉर्म करती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो मैनी सर्विसेज में क्या होता है कि सेम चीज परफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इवन दो एक ट्यूटर भी है, वो सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ओवर द इयर्स, बहुत साल हो गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया होता होगा, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता होगा, राइट। ऐसे होता है सर्विसेज जब भी परफॉर्म
की जाती हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इवन दो देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि उस सर्विस को कैसे परफॉर्म करना है, बट स्टिल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। सच एज सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं फास्ट फूड का, ठीक है। हमारे इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं फास्ट फूड के, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी, राइट। उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उनको कैसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट। फिर भी हर बार कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते होंगे, सेम कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा, राइट। एंड सिमिलरली अब लॉयर्स एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। हर बार हर क्लाइंट के लिए थोड़ी डिफरेंट एडवाइस होती होगी, राइट। तो बेसिकली जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, ठीक है। तो मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट इज डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटैंजिबिलिटी। इंटैंजिबिलिटी मतलब कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है इसका, ठीक है। इंटैंजिबल है ये, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है इस चीज का। प्रोडक्ट्स होते हैं फिजिकल, फिजिकल मतलब टैंजिबल मतलब कि आप उनको टच कर सकते हो, राइट। इंटैंजिबल मतलब कि आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, ठीक है। पेरिशेबिलिटी मतलब स्टोर नहीं कर सकते, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। अगर सर्विसेज परफॉर्म नहीं की तो फिर वो टाइम आपका वेस्ट चला गया, राइट। एंड नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि यहाँ पे सर्विसेज में कोई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है कि आपने एक सर्विस, फॉर एग्जांपल आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कंज्यूमर ने कब उसको कंज्यूम किया, साथ के साथ किया, राइट। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्विस क्योंकि वो साथ के साथ कंज्यूम हो रही है। बट प्रोडक्ट्स में होती है, प्रोडक्ट्स जब बिक जाएंगे तो हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो दिस कैन बी रिमेंबर्ड यूजिंग शिप एंड एडिंग नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर इन्होंने इसका एक प्रोनेम बना दिया है शिप, मतलब साइमल्टेनियसली, हेटेरोजेनिटी, इंटैंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड विथ नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो ये हमारी सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट से अलग हैं, ठीक है। सो इसी से ही हमारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। सो प्रॉब्लम्स विद टारगेट कॉस्टिंग फॉर सर्विसेज। अब नाउ टारगेट कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट फॉर एन आइटम whose design and makeup is specified in exact detail in product specification. Target cost is a cost for a detailed specification. Services are much more difficult to specify exactly क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं प्रोडक्ट से। पहला पढ़ा हमने अभी इंटैंजिबिलिटी मतलब कि लैक ऑफ सब्सटेंस which is involved in the service delivery. Unlike goods जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लैपटॉप्स, फोन्स, स्टेशनरी, ठीक है, देयर आर नो सब्सटैंशियल मटेरियल और फिजिकल एस्पेक्ट टू अ सर्विस, सो नो टेस्ट, फील, विजिबल प्रेफरेंस और सो ऑन। ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ना आप उसको फील कर सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है। सो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सर्विस कैन नॉट बी प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड बिकॉज दे आर इंटैंजिबल। व्हाट एग्जैक्टली डज द कस्टमर रिसीव, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे गो टू अ सिनेमा, क्या मिल रहा है उनको, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट वो एंटरटेनमेंट दिख कैसे रहा है, राइट। When services are provided by a human, the quality of a personal service can be critically important for the customer, but this is difficult or impossible to specify. कि जब कोई एक पर्सनल सर्विस लेने जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे फाइनेंशियल एडवाइस लेने, ठीक है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि वो कितनी प्रोफेशनल एडवाइस देंगे, राइट, कितने अच्छे से एडवाइस देंगे, राइट। वो चीज द क्वालिटी ऑफ पर्सनल सर्विस वो इंपॉर्टेंट होती है कंज्यूमर के लिए, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हम टच नहीं कर सकते उस चीज को कि वो कितना कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फिर when services do not have any material content, it is not possible to reduce cost to a target level by reducing material cost. जब हमें यही नहीं पता कि जो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जैसे कि क्वालिटी ऑफ पर्सन सर्विस, क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज जो आपको प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उसमें मटेरियल कंटेंट क्या है, कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं या फिर ऐसी कौन सी पर्टिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पता है आप कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, लेकिन जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कंपोनेंट्स डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी फिजिकल सब्सटेंस है ही नहीं, आप सर्विसेज में डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि आप पर्टिकुलरली फिजिकली क्या क्या उसमें यूज करो, राइट। तो उसके लिए टारगेट लेवल पे कॉस्ट रिड्यूस करना बाय रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि मटेरियल तो हम यूज कर ही नहीं रहे ना सर्विस को प्रोवाइड करते हुए। सो इन कंपैरिजन रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट कैन बी एन इफेक्टिव अप्रोच टू टारगेट कॉस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर सर्विसेज। कि कॉस्ट अपनी कम करना
इन सर्विसेज यूजिंग मटेरियल कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है, जो कॉस्ट ज़्यादा होती है आपकी टोटल कॉस्ट में, उसको कम करना प्रोडक्ट्स के लिए ईजी है. फॉर एग्जांपल हमने पीछे एग्जांपल किया था, तो जो टिम्बर था उसकी कॉस्ट हमारी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट में सबसे ज़्यादा थी, राइट. तो हमें पता था कि टिम्बर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, तो हम किसी ना किसी तरीके से उसको कम कर सकते हैं. लेकिन सर्विसेज में क्या है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सर्विसेज की मटेरियल कॉस्ट इम्पोर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट कॉस्ट कौन सी है. ठीक है, क्योंकि आप उसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी को आप कैसे क्वांटिफाई करो, उसकी कॉस्ट को कैसे आप निकालो. ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव अप्रोच हो सकती है फॉर प्रोडक्ट्स टारगेट कॉस्टिंग, बट नॉट फॉर सर्विसेज इन दिस केस. नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी एंड साइमल्टेनियसली, कि आपके साथ के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रही हैं. So many services are created at the same time as they are consumed. Think of dental treatment, think of any treatment, any hospital treatment for that matter. Think of tutoring, think of let's say okay, so no service exists until it is actually being experimented or consumed by the person who has bought it. Next is again थर्ड था हमारा वेरिएबिलिटी एंड हेट्रोजेनिटी. मतलब मेनी सर्विस फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, कि एक सर्विस को आप जितनी बार भी परफॉर्म करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, इवन तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा क्योंकि ह्यूमन परफॉर्म करे, राइट. क्या पता वो नेक्स्ट टाइम और प्रोडक्टिव हो जाए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर दे, राइट. कोई भी कुछ मिस्टेक हो जाए, राइट. सो डिफिकल्टी होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में in the standard output. So it may be hard to attain a precise standardization of service offered, but customers expect it, such as fast food. फास्ट फूड जायंट्स हैं, वो हर बार एक्सपेक्ट करेंगे कि आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करो. आप एक बर्गर मंगा रहे हो, वो सेम बर्गर सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. बट अगेन मे बी जितनी बार भी वो प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा वो चेंज हो सकता है, राइट. बिकॉज व्हेन सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द ह्यूमंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंश्योर कि हर बार सेम सर्विस ही प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि ह्यूमंस हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता है, राइट, हर बार. Again, ये लोग बोल रहे हैं when services are delivered by humans, it is very difficult to ensure the same exact services provided in the exactly the same way every time. And a standard service may not exist. For example, repairing a motorcycle, providing an accounting service, ठीक है, और driving a delivery truck from London to Paris are never exactly the same each time. क्योंकि अगर आप एक मोटर कार रिपेयर कर रहे हो तो हर मोटर कार सेम तरीके से रिपेयर नहीं होगी, राइट. हर किसी का फॉल्ट डिफॉल्ट अलग होगा, हर मोटर कार डिफरेंट होगी, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करोगे, राइट. एंड प्रोवाइडिंग एन अकाउंटिंग सर्विस, अब अकाउंटिंग सर्विस भी हर क्लाइंट के लिए अलग होगी, राइट. कोई आपका छोटा क्लाइंट है, कोई बड़ा क्लाइंट है, किसी का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, किसी का और का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, राइट. एंड डिलीवरिंग ड्राइविंग अ डिलीवरी ट्रक फ्रॉम लंडन टू पेरिस, अगेन टाइम हमेशा सेम तो नहीं हो रहा ड्राइव का, राइट. मे बी आप रूट डिफरेंट कर लो due to any reason, right. And when services are variable, it is possible to calculate an estimated average cost, but this is not specific and so not ideal for target costing. कि जब services are variable, कि services आपकी variable हैं, at that point you can calculate an estimated average cost. ठीक है, कि सर्विसेज जब आपकी डिपेंड करती हैं कि कब परफॉर्म करनी है, कब परफॉर्म नहीं करनी है, उसके बेसिस पे हम जब आपकी सर्विसेज डिपेंड करती हैं कि वो वेरिएबल है, मतलब कि वो चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हम एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, बट वो भी स्पेसिफिक नहीं है, राइट. क्योंकि उसमें भी और एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, तो कोई दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन फॉर टारगेट कॉस्टिंग. नेक्स्ट पेरिशेबिलिटी. पेरिशेबिलिटी में क्या हो रहा है, द सर्विसेज आर innately perishable, मतलब आप उसको स्टोर नहीं कर सकते. सर्विस ऑफ ब्यूटिशियन फॉर एग्जांपल आर परचेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टोर नहीं कर सकते, राइट. द अकाउंटिंग सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते आप उसको. नेक्स्ट इज
No transfer of ownership. Services do not result in transfer of property or ownership. The purchase of service only confers on the customer access to the right to or a right to use a facility. कि सर्विस उनको कब मिलती है? जब उनके पास राइट होगा एक पर्टिकुलर फैसिलिटी को एक्सेस करने का और यूज करने का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग सर्विसेज, कंज्यूमर के पास एक्सेस है कि वो अकाउंटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, उनसे पूछ सकें, अकाउंटेंट से बात कर सकें, उनसे सर्विसेज ले सकें, राइट. सो ओनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, राइट. अकाउंटेंट की ओनरशिप कंपनी से क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं हो रही है, अकाउंटेंट से कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लायबल है उनको. सो सर्विसेज आर वेरी वाइडली in nature. For example, service include banking, transport, parcel delivery, energy supply, entertainment, education, hotels and holidays, car repair and maintenance, professional services such as law and accounting, cleaning, security, और भी बहुत सारे examples हैं हमारे पास, right? So feature of many services, however, is that although labor content may be high, क्योंकि services usually labor provide करती है, right? The material content is often quite low. With products, the material content is always higher, but the labor element is lower. कि material ज़्यादा use होता है products में, labor कम होती है usually, ठीक है. और services में क्या होता है? labor ज़्यादा use होती है, material बहुत कम होता है, बहुत rare. वो भी अगर आपको services में ज़रूरत होती है, right? So target costing is not appropriate for services, ठीक है, मोस्टली. लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हो तो टारगेट कॉस्टिंग यूज कर सकते हो, ठीक है. लेकिन टारगेट कॉस्टिंग इज एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू एक्टिविटी 2. The following statements have been made about target costing and हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. पहली, it is more difficult to implement target costing in service industry compared to manufacturing because of the lack of tangible product. अभी हमने पढ़ा कि सर्विस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटैंजिबिलिटी, जिसकी वजह से हमारे लिए टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये तो ठीक है. अब आते हैं टारगेट कॉस्टिंग मेक्स द बिजनेस लुक एट व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर ऑफरिंग at an early stage in the new product development process. Yes. टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज. जिस टाइम पे हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या Alright, so let's move to activity 2. The following statements have been made about target costing और हमें ये बताना है कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है. So first is, it is more difficult to implement target costing in service industry compared to manufacturing because of the lack of a tangible product. अभी हमने पढ़ा कि एक सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इंटैंजिबिलिटी, राइट, जिसकी वजह से टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये तो ठीक है. नेक्स्ट इज टारगेट कॉस्टिंग मेक्स द बिजनेस लुक एट व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर ऑफरिंग एट एन अर्ली स्टेज इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. मतलब कि जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट में क्या ऑफर कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट को जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज कर सके, राइट, यूजिंग वैल्यू एनालिसिस, यूजिंग फंक्शनल एनालिसिस, राइट. तो ये भी ठीक है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. एक्टिविटी 3 पे आते हैं. विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू मूव करंटली अटेनेबल कॉस्ट क्लोजर टू टारगेट कॉस्ट. कि जो हमारी करंटली एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको टारगेट कॉस्ट के पास लाने के लिए हम कौन सा मेथड चूज कर सकते हैं? यूजिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स वेयर पॉसिबल. यस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था जब हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे वैल्यू एनालिसिस में, कि हम जहाँ हो सके वहाँ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज करके करें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए. सेकेंड इज एक्वायरिंग न्यू एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. अगर हम न्यू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो अगेन आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी. यस. मेकिंग स्टाफ रिडंडेंट. अगर आप स्टाफ को रिडंडेंट कर दोगे तो आपका लेबर कम हो जाएगा, राइट. तो उनकी एक लेबर जितनी प्रोडक्ट बना रहा है आप अपने लेबर को ओवरलोड कराओगे, ओवरवर्क कराओगे, तो अगेन वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन. अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी ही कम कर दोगे तो फिर आपकी यूजर वैल्यू कम हो जाएगी ना. जब भी हम अपना कॉस्ट गैप कम करने के लिए ट्राई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो, बाकी यूजर वैल्यू, एस्टीम वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू तीनों सेम रहे, राइट. तो अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी ही रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास कंज्यूमर क्यों आएगा खरीदने प्रोडक्ट, राइट. फर्स्ट टू आर दी करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट,
तो दैट इज़ इट फॉर द टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि हम टारगेट कॉस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, कौन से बिजनेसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग का मेथड क्या है, ठीक है, उसके बाद हम कॉस्ट कैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, टारगेट कॉस्टिंग को सर्विस इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में टारगेट कॉस्टिंग को यूज़ करते हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. Okay then, that is it for this lecture. Bye bye.